तो क्या भारतीय जनता पार्टी में गिर रहे एक विकेट के पीछे दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सिरफुटौल बड़ा कारण है? आखिर वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी और भारतीय जनता पार्टी का एक विकेट गिरने जा रहा है? आखिर कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने मोदी और शाह के खेमे को एक बार फिर से इस तरीके से बैकफुट पर डाल दिया और जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उनकी टीम का ऐसा दबाव बना जिस कारण मोदी और शाह को बलि का बकरा एक मंत्री को बनाना ही पड़ रहा है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जिस तरीके से केंद्र की सरकार चौतरफा घिरी है, चाहे वो शिक्षा विभाग के अंदर हो रही धांधली या फिर नीट पेपर लीक या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कारण मचा हुआ बवाल हो या फिर पंजाब से शुरू हुए तोड़फोड़ के खेल के साथ में बंगाल, महाराष्ट्र के बाद में अब उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली वो तोड़फोड़ वाली ट्रेन के कारण बीजेपी पर उठ रही उंगलियां या फिर अदालत में विपक्षी पार्टियों को मिल रहे ऐसे संकेत और ऐसी नई एनर्जी जिससे केंद्र की सरकार अपने आप बैकफुट पर जा रही है। क्या इस बीच में अब भारतीय जनता पार्टी को वो कदम उठाना पड़ रहा है जिसके लिए दबाव राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार डाल रही थी? क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश का किस्सा तो आपने देखा और सुना। किस तौर पर, जिस अंदाज में, जिस तरीके से सीएम मोहन ने खुलेआम खुद को धन्ना सेठ बनाने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाया, जिस तरीके से सीएम बनते ही अचानक उनके पास बेशुमार प्लॉट आ गए, जिस तरीके से उन पर धांधली के आरोप लगे, सोचिए अगर यही किसी विपक्षी नेता ने किया होता तो अब तक ईडी, सीबीआई, पुलिस की इतनी टीमें केंद्र सरकार भेज चुकी होती कि अब तक वो जेल में होते। केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जिन पर ऐसे आरोप भी नहीं थे, उनके साथ केंद्र सरकार ने ऐसा किया था, जेल भिजवाया था। मगर अब दोस्तों, जो खबरें हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी डामाडोल नहीं, बल्कि यूं समझ लीजिए कि विकेट गिर रहा है। अब ऐसे में जब केंद्र सरकार चौतरफा विवादों में घिरी है, धर्मेंद्र प्रधान के इशू पर, सांसदों विधायकों को तोड़ने के इशू पर, महंगाई के मुद्दे पर, आर्थिक संकट के बीच ये कहा जा रहा कि सरकार सीएम यादव के ऊपर फैसला ले रही है। दोस्तों, दबाव कांग्रेस ने ऐसा बनाया कि तथ्यों के आधार पर लोग ये कह रहे हैं कि मानो बीजेपी एनडीए का ये विकेट समझ लीजिए गिर गया। ऐसे में सीएम यादव से सवाल हैं कुछ। विकास परियोजनाओं से प्रभावित इलाकों में करीब 111 एकड़ जमीनें कैसे खरीदी गई? क्या ये महज एक इत्तेफाक है? यह कैसे संभव हो सकता है कि जिस आदमी के पास में सीएम बनने से पहले थोड़ी सी जमीनें थीं, मगर सीएम बनते ही वो अचानक धन्ना सेठ बन गए? आखिर 137 प्लॉट में फैली 168 एकड़ जमीन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे अचानक खरीदी गई? और आखिर इतने पैसे सीएम यादव के पास आए कहां से? और क्या सीएम मोहन का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए जो पर्ची से भेजा गया था उसका कुछ इससे कनेक्शन है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो कि दिल्ली को उसके माथे पर बल ला रहे हैं। अब दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में सिरफुटौल के चलते सीएम यादव की कुर्सी जाने तय है, क्योंकि खुद ऐसा पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का एक गंभीर आरोप है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश, उन्होंने एक पोस्ट लिखा, बाकायदा उस इंडियन एक्सप्रेस के उस लेख को पोस्ट करते हुए, शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के डबल इंजन की सरकार में लूट का इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस लूट का कर्ता धर्ता बने हुए हैं। चर्चा यह भी है, यहां ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कह रहे हो, क्या लिख रहे हो। चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ खबर की खेती मध्य प्रदेश से केंद्र में गए कृषि मंत्री ने ही करवाई है। आपसी लड़ाई कुर्सी और लूट में हिस्सेदारी की लगती है। जयराम रमेश ने जिस तरीके से, जिस हिसाब से उस पूरे आर्टिकल को शेयर करते हुए इसके पीछे कारण खबरों के पब्लिश होने और मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा में आने, इसका जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को बताया है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से मोहन यादव के परिवार, रिश्तेदारों, परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने
उज्जैन और उसके आसपास कम से कम 137 भूखंड खरीदे, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़, घोषित कीमत करीब 45 करोड़ रुपए। रिपोर्ट के मुताबिक इन जमीनों का बड़ा हिस्सा उन इलाकों में स्थित है जहां राज्य सरकार ने नई सड़क परियोजनाओं, हाईवे विस्तार, भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज में बदलाव की योजनाएं घोषित की हैं। इससे इन क्षेत्रों के जमीनों के मूल्य में भविष्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना है, बहुत ज्यादा। आप देख लीजिए, आपके आसपास जहां के भी आप रहने वाले हैं दोस्तों, जहां पर खेत ही खेत हैं, आम जमीन, आम किसानों के खेत, लेकिन अगर वहीं से अगर कोई बड़ी फैक्ट्री 2-4 वहां लग जाए, एक एक्सप्रेसवे बनने लग जाए, कुछ और ऐसी चीजें होने लग जाएं, लैंड यूज चेंज करा दिया जाए, तो जो जमीनें आपके इलाके में जो भी रेट हो, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख बीघे, 10 लाख बीघे, अचानक वही करोड़ों में पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, पड़ताल में यह सामने आया कि जमीन खरीदने वालों में मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, पुत्र वधू शालिनी यादव, भाई नंदलाल और नारायण यादव की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव, चचेरे भाई गोविंद और नीलेश यादव शामिल हैं। इनमें कई खरीद सीधे तौर पर की गई, जबकि कुछ परिवार से जुड़ी 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए की गई। सवाल क्या है? सवाल है, जैसा मैंने कहा था कि क्या वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल का नाम मुख्यमंत्री ऑफिस से हटा के मोहन यादव एंड फैमिली रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कर देना चाहिए? क्या कहती है रिपोर्ट्स? दूसरा, मैंने जैसा कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत के साथ मध्य प्रदेश, जब देश में आज ये इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट, तो क्या मुख्यमंत्री पर सवाल हुआ? मध्य प्रदेश के तंत्र पर सवाल नहीं हुआ? यहाँ के करप्शन को लेकर जिस तरीके की पूरे देश में परिस्थिति थी, उसको बल नहीं मिला। एनसीआरबी के आंकड़े कहते थे सबसे भ्रष्ट राज्यों में हम हैं, क्या उसको इस पूरी रिपोर्ट के बाद बल नहीं मिलता है? सवाल यह है, कुर्सी आई, साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा, फिर परिवार की खरीदारी, धर्म नगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का, गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया। आखिर यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? मेरा आप सबसे, हम सीधे सवालों पे जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीदकर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है? ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है। दूसरा, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो सड़कों, हाईवे की अधोसंरचना परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है। क्या केवल सहयोग है या प्रयोग है? जमीन खरीदो और योजना लेके आओ। तीसरा, क्या सरकार उन सभी सड़कों और परियोजनाओं के बाईपास, कॉरिडोर और भूमि उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज चेंज की सूची सार्वजनिक करेगी? जिन क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवार ने भूमि खरीदी, जब खरीदी तब क्या लैंड यूज था और आज क्या है, यह सार्वजनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि इन सभी भूमि सौदों में स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता पर काम होगा? मैं आग्रह कर रहा हूं पूरे प्रेस से और पूरे मध्य प्रदेश से कि रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के परिवार के पास 179 एकड़ भूमि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 वर्षों में 168 एकड़ नई भूमि जुड़ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि खरीदी की गतिविधि अचानक क्यों बढ़ी?
कारण क्या है इसका? गौरतलब यह है कि मोहन यादव के पद संभालने के बाद उज्जैन में जमीन से जुड़ा यह कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी मोहन यादव साहब विवादों से इनका गहरा नाता रहा है। सितंबर 2025 में राज्य सरकार की उस घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसमें कहा गया था कि 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए स्थायी ढांचे बनाने के लिए क्षिप्रा नदी के पास लगभग 1800 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, यानी कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से। हालांकि जो जमीन पूलिंग नीति के तहत यह अधिग्रहण किया जाना था, उसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार ने की थी, लेकिन विरोध प्रदर्शनों, खासतौर पर आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ के जोरदार विरोध के बाद आखिरकार मोहन यादव को यह नीति रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मगर दोस्तों, अब जिस अंदाज में, जिस तरीके से यह पूरा का पूरा खेल सामने आया, जाहिर तौर पर आय से अधिक संपत्तियों का आप जानते हैं कि कितने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मामला चल रहा है, विपक्ष के कितने नेताओं के खिलाफ में ईडी, सीबीआई, डीआरआई और न जाने कौन कौन सी एजेंसियां लगा करके उनके खिलाफ कितने केसेस ठोके गए हैं। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मोहन यादव, मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी जो जमीनें हैं, इनके पास जो आय है, उसके स्रोत क्या हैं, वो पैसे आए कहां से, किस तौर पर यह जमीनें खरीदी गई, इसकी गहनता के साथ में जांच पड़ताल होने पर तो सीएम यादव को शायद जेल भी जाना पड़े। तो क्या आगे आने वाले वक्त की शीशा लेदर से अब केंद्र सरकार ने, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला कर लिया है कि साहब कुछ और चीजें इनके हवाले करके इनको मुख्यमंत्री के पद से मुक्त कर दिया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले दिनों में कई सारे संकट से अभी से जूझ रही है, उसके संकेत मिल रहे हैं, वो कुछ और ऐसे संकट अपने ऊपर लेना नहीं चाहती ताकि विपक्ष उस पर हावी ना हो? और सबसे बड़ा एंगल शिवराज सिंह चौहान का, जिसे जयराम रमेश ने सीधे सीधे कह दिया, तो फिर क्या बीजेपी के अंदर वैसी स्थिति नहीं जैसे बाहर दिखाई जाती है? आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।